अभी हम लोग आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, फर्स्ट इज कॉस्ट पुश, सेकंड इज डिमांड पुल। बस यही दो तरीके का होता है। सिंपल इसमें एग्जाम्पल से समझते, आराम से समझ में आ जाएगा। कॉस्ट पुश मतलब क्या, कंपनी के लिए जो रॉ मटेरियल्स है, या तो जो और कौन होता है लेबरर्स जिसको उनको वेजेस देना है, वो अगर इंक्रीज हो गया तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट का कॉस्ट मेरा इंक्रीज, वहाँ से भी तो इन्फ्लेशन आ गया। दूसरा क्या होता है डिमांड पुल। डिमांड पुल मतलब क्या, सप्लाई साइड में कोई इशू नहीं है बट लोगों के पास पैसा बहुत आ गया है तो फिर बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे समझो आउटपुट उतना बड़ा नहीं है लेकिन डिमांड ज़्यादा कर रहे, समझ में आ रहा है। सप्लाई उतना बड़ा नहीं है लेकिन डिमांड ज़्यादा कर रहे, तो क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली डिमांड ज़्यादा तो प्राइस ज़्यादा। समझ में आ रहा है, दो तरीके का इन्फ्लेशन है। तो फर्स्ट इज कॉस्ट पुश, उसमें हम लोग देखते हैं किसके वजह से होता है, सप्लाई साइड। कॉस्ट पुश मतलब सप्लाई साइड, डिमांड पुल मतलब डिमांड साइड, ठीक है। तो कॉस्ट पुश में क्या है, रिडक्शन इन सप्लाई साइड। किसके वजह से, रॉ मटेरियल का सप्लाई कम हो गया है या तो लेबरर्स कम है मार्केट में, बराबर। लेबरर्स कम रहेंगे मार्केट में तो क्या होगा, मेरे को लेना ही, मतलब उनको अगर मेरे को तो अपॉइंट करना ही है तो मेरे को उनको ज़्यादा पैसा देना ही पड़ेगा क्योंकि कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड है ही सब के सब, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम रहेगा तो लेबर शॉर्टेज होगा तो क्या हो जाएगा, मेरा वेज पुश इन्फ्लेशन आ जाएगा। एक है कि रॉ मटेरियल कम है, हो सकता है ना, अभी फॉर एग्जांपल पिडिलाइट का अभी हुआ था तो इसके लिए वो एग्जांपल दे रहा हूँ। पिडिलाइट का रॉ मटेरियल क्या है, VAM, विनाइल एसिटेट मोनोमर करके, ठीक है। उसका रिसेंटली शॉर्टेज हुआ था यूरोपियन कंट्रीज में, जिसकी वजह से क्या हो गया, प्राइस उसका बढ़ गया रॉ मटेरियल का, जिसकी वजह से पिडिलाइट को बेयर करना पड़ा। अभी पिडिलाइट बहुत सही कंपनी है, कैश मेकिंग मशीन है, तो फिर उसको टेंशन नहीं है, उसने वो पास ऑन नहीं किया। बट नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, रॉ मटेरियल का खर्चा बढ़ता है तो पास ऑन करते हैं, बराबर। उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। एंड दूसरा लेबर, लेबर का ही अगर सप्लाई कम है, मतलब अगर सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, यानी कि सब लोग एम्प्लॉयड है, ऐसे समझो 1% है सपोज ये, मतलब लेबरर्स मिलना मुश्किल। लेबरर्स मिलना मुश्किल मतलब उनको ज़्यादा में रिक्रूट करना पड़ेगा, वेज मेरा ऊपर जाएगा। दैट कैन ऑल्सो लीड टू इन्फ्लेशन, दैट कैन लीड टू, दैट विल नहीं बोला है मैंने। तो वेज पुश कैन लीड टू इन्फ्लेशन, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ ना आगे बताऊंगा, इतना समझा। अभी है ना, एक और चीज़ है, सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट भले ही लो रहेगा तो प्रॉब्लम होगा, बराबर। अभी सपोज हम लोग बोलते सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट 2% है, तो है अनएम्प्लॉयमेंट तो इतना टेंशन नहीं है। अगर 4% है तो इतना टेंशन नहीं हम लोग बोलेंगे क्योंकि अरे अनएम्प्लॉयमेंट है तो उन लोग को ही उठा लेंगे तो सस्ते में मिल जाएगा। लेकिन फिर भी ऐसा पॉसिबिलिटी है कि सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट भले ही मेरा 3-4% है, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी है कि मेरा वेजेस ऊपर जा रहा है। क्यों, क्योंकि स्पेशलाइज्ड काम भी होता है ना, थोड़े एम्प्लॉयज, सपोज IT प्रोडक्ट या IT टेक, प्रॉपर इनोवेशन चाहिए, उसके लिए जो चाहिए मेरे को एम्प्लॉयज़, वो तो बहुत स्पेशलाइज्ड होता है, तो स्किल सेट भी बहुत मैटर करता है। वो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं क्या इसमें, नहीं कंसिडर कर रहे। तो ऐसा हो सकता है कि अनएम्प्लॉयमेंट भले 4 या 5% है, लेकिन ये जो है नायरू एंड नारू, उसका है ना फुल फॉर्म दिया हुआ है, उसका फुल फॉर्म इज नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, या तो नारू इज नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे ये हम लोगों को समझना है कि यहाँ पे ना हम लोग क्वालिटी ऑफ लेबर ये सब भी तो देखते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में स्पेशलाइज्ड वर्कर्स की बहुत कमी है। भले अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4% है बट एक्चुअल में वो जो स्पेशलाइज्ड चाहिए उसका जो रेट है वो सपोज 7% है। NARU जो रेट है दैट इज 7%। तो आइडियली 7% के नीचे गिरेगा ना तो मेरा वेजेस ऊपर जाना चालू हो जाएगा, इवन दो मेरा अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2% है। समझ में आ रहा है क्यों 7%? क्योंकि मेरे को स्पेशलाइज स्किल चाहिए, सेट चाहिए, जो अभी एम्प्लॉयज़ के पास नहीं है। तो 7% के नीचे जाएगा तो आई एम श्योर कि मेरे को वैसे वाले एम्प्लॉयज़ मिलना बहुत मुश्किल है। तो सिंपल लैंग्वेज में जैसे समझो, इवन दो हम लोग फुल इकोनॉमी का जब गिन रहे तब हम लोग बोल रहे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जब 2% के नीचे जाएगा तो ही वेजेस ऊपर जाएगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर एक इंडस्ट्री के लिए 2% रहे, ठीक है। थोड़े इंडस्ट्री के लिए हो सकता है कि 7% के नीचे गया तो प्रॉब्लम आ जाएगा, नॉट नेसेसरी 2%। क्यों? क्योंकि उन लोग के लिए स्पेशलाइज्ड वर्कर्स चाहिए होता है। समझ में आया? अभी हम लोग नेक्स्ट इसमें चलते देखते कि वेजेस इंक्रीज डायरेक्टली वोंट लीड टू इन्फ्लेशन। मतलब वेजेस मेरा बढ़ गया डजंट मीन इन्फ्लेशन होगा। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ, सिंपल लेते। आउटपुट है मेरा 100, वेजेस है मेरा 100, सिंपल। तो वेजेस डिवाइडेड बाय आउटपुट,
इसको क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिट लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। एक यूनिट ऑफ प्रोडक्शन बनाने के लिए मेरे को कितना खर्चा करना पड़ता है टुवर्ड्स लेबरर्स। सिंपल। तो हमेशा मेरे डिनोमिनेटर में क्या आएगा? आउटपुट। तो मेरा आउटपुट 100 है, वेजेस कितना? 100। तो एक आउटपुट बनाने के लिए कितना वेज लग रहा है मेरा? ₹1 या $1, बराबर। अभी अज्यूम करो मेरा आउटपुट बढ़ गया, कितने से बढ़ाया मैंने? ट्वाइस कर दिया, मतलब 100%। वेजेस कितने से बढ़ाया? 50%। तो आइडियली यहाँ पे अगर आप देखोगे मेरा वेजेस तो बढ़ गया, तो डायरेक्ट ये वेजेस मेरा बढ़ गया डजंट मीन कि इन्फ्लेशन है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे अभी वेजेस मेरा 150 है, आउटपुट कितना है? 200, यानी कि एक आउटपुट बनाने के लिए अभी उल्टा खर्चा मेरा कम हो गया है। तो ये अच्छी बात है ना, मेरा प्रॉफिट मार्जिन तो बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो कंपनी के लिए इन्फ्लेशन कहाँ है? ये उल्टा ऐसा सिचुएशन हुआ तो क्या हो जाएगा? मेरा प्रॉफिट्स उल्टा बढ़ेगा ना। समझ में आ रहा है? तो वेजेस भले ही 50% से बढ़ा, लेकिन आउटपुट मेरा वेजेस से भी ज़्यादा बढ़ा। तो अगर आउटपुट मेरा वेजेस से ज़्यादा बढ़ रहा है ना, तो दैट वोंट लीड टू इन्फ्लेशन। क्लियर है? ये वाले एग्जाम्पल से समझ में आया। यूनिट लेबर कॉस्ट समझा क्या? लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है? इंक्रीज इन वेज परसेंटेज पर आवर। वेजेस पर आवर ही देखते हैं, आउटपुट भी पर आवर ही देखते हैं। ये आर चलेगा, हटा दो एक बार। परसेंटेज इंक्रीज इन वेज डिवाइड बाय परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट। अगर मेरा ये वाला पार्ट ज़्यादा बड़ा है कंपेयर टू दिस, मतलब लेस देन 1, इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट लेबर कॉस्ट। तो लोअर द लेबर यूनिट लेबर कॉस्ट, बेटर इट इज। सिंपल। समझ में आया पूरा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। उसके बाद नेक्स्ट इज डिमांड पुल। डिमांड पुल कब होगा? डिमांड कब करेंगे कंज्यूमर्स? जब उनके हाथ में पैसा ज़्यादा रहेगा, राइट? या गवर्नमेंट अगर बहुत स्पेंड कर रही है, बराबर है ना? गवर्नमेंट स्पेंडिंग, या तो मनी सप्लाई अगर मार्केट में बढ़ गया, मनी सप्लाई ज़्यादा हो गया मार्केट में, तो क्या हो जाएगा? मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट्स भी नीचे आएगा। इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा तो क्या करेंगे? जो भी कंपनीज है लोन लेके और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट ज़्यादा लेंगे, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा देंगे। तो क्या हो जाएगा? अगर मेरा पोटेंशियल जीडीपी इतना है, मेरा एक्चुअल जीडीपी उसके ऊपर चला जाएगा, है ना? पूरा ज़्यादा हीटअप हो जाएगा ना इकोनॉमी। एंड क्या हो जाएगा? पोटेंशियल जीडीपी मतलब एक लेवल ऑफ सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। अभी प्रोजेक्ट्स मल्टीपल ले लिए तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा। तो एम्प्लॉयमेंट जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे, बराबर है? तो वही मैंने पॉइंट लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयमेंट, ये वाले पॉइंट पे एम्प्लॉयमेंट भी सस्टेनेबल लेवल से ज़्यादा हो जाएगा, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि लोग भी तो डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। बट ये सस्टेनेबल रहने वाला है क्या? सस्टेनेबल लेवल से भी ऊपर हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा? नीचे। तो डिमांड पुल में स्टार्टिंग में मेरा जीडीपी जो रहेगा वो मेरा पोटेंशियल के ऊपर रहेगा। बट अगर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, रॉ मटेरियल्स बढ़ रहा है, रॉ मटेरियल का खर्चा बढ़ रहा है, तो मेरा सेलिंग प्राइस बढ़ेगा, तो डिमांड ऑटोमेटिकली गिरेगा। डिमांड गिरेगा तो मेरा जीडीपी नीचे जाएगा। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में मेरा जीडीपी पहले नीचे गिरता है, ठीक है, पोटेंशियल लेवल के नीचे। लेकिन डिमांड पुल में क्या होता है? जीडीपी मेरा बढ़ता है स्टार्टिंग में पोटेंशियल लेवल के ऊपर, उसके बाद वापस नीचे आएगा। क्लियर है ये 100%? अभी करिकुलम पे आ जाओ, पेज नंबर 232 करिकुलम पे, एग्जाम्पल 11। ठीक है? अनएम्प्लॉयमेंट टू हाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम विथ नारू एंड नायरू। ठीक है? एक है दे ओनली वर्क इन मॉनिटरिस्ट मॉडल। ऐसा कहीं भी मैंने बोला है कि मॉनिटरिस्ट मॉडल पे ही चलता है? नहीं ना, ऐसा तो नहीं है। तो वो तो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, तो वही आंसर आना चाहिए। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बी और सी प्रॉब्लम है क्या? देखते। दे में चेंज ओवर टाइम गिवन चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, बराबर है ना? ये प्रॉब्लम है ना? अभी आज के तारीख में मैं बोल रहा हूँ 7% है, अज्यूमिंग ये इनोवेशन है ये वाले सेक्टर में। आगे चेंज हो जाएगा एंड मे बी स्पेशलाइज्ड और भी ज़्यादा चाहिए, 7% की जगह 8% भी तो हो सकता है। तो बी मेरा एक्चुअल प्रॉब्लम है, तो वो आंसर नहीं है। सी, दे डू नॉट अकाउंट फॉर बॉटल नेक्स एंड सेगमेंट्स ऑफ लेबर मार्केट, एग्जाम्पल कॉलेज ग्रेजुएट्स, बराबर ना? हम लोग को ये भी तो गिनना है कि भाई कॉलेज ग्रेजुएट्स आएंगे तो भी मेरा नंबर ऑफ लेबर फोर्स बढ़ेगा, वो सब वो लोग कंसिडर नहीं करते इसमें, समझा? तो आंसर क्या आएगा? ए। उसके बाद एग्जाम्पल 12, ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक देखते हैं। ठीक है? फर्स्ट वाला, टू एग्जामिन वेदर देर इज इन्फ्लेशनरी प्रेशर कॉस्ट बाय राइजिंग कॉस्ट,
राइजिंग कॉस्ट मतलब ये, एन एनालिस्ट विल मोस्ट लाइकली गैदर डेटा ऑन व्हाट, इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएटेड बाय राइजिंग कॉस्ट। तो क्या क्या होएगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पे, फिर नायरू एंड प्रोडक्टिविटी ग्रोथ, तीनों भी चाहिए। तो आंसर क्या आएगा मेरा, बी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकेंड क्वेश्चन, एंड ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। द मोस्ट रिसेंट मैक्रो इकोनॉमिक डेटा फॉर एन इकोनॉमी इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। अभी ना एक एक करके मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कि कैसे करना है करके। आर्ली वेज ग्रोथ रेट कितना है, 3.4%। यूनिट लेबर कॉस्ट ग्रोथ रेट क्या है, नेगेटिव ग्रोथ है, बराबर। यूनिट लेबर कॉस्ट मेरा जितना कम हो रहा है बेटर है कि ज़्यादा हो रहा है तो बेटर है, जितना कम हो रहा है। यहाँ पे क्या नेगेटिव चल रहा है, यानी कि अच्छी बात है। ऐसे सोचो कि मेरा आर्ली वेज पॉजिटिव है तो मेरा फिर भी यूनिट लेबर कॉस्ट गिर रहा है, यानी कि मेरा जो आउटपुट है वो तो सॉलिड बढ़ रहा रहेगा ना, समझ में आया। तो आउटपुट मेरा सही बढ़ रहा है, तो इन्फ्लेशन का टेंशन है क्या, नहीं है। तो मेरा ये अभी मेरा आर्ली वेज, यूनिट लेबर कॉस्ट, ये कौन से साइड का है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, मतलब सप्लाई साइड का है। सप्लाई साइड में कोई भी प्रॉब्लम है क्या, नहीं, तो सप्लाई साइड प्रॉब्लम है नहीं। सेकेंड, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट 3.4% है। नॉमिनल मेरा जीडीपी ग्रोथ कितना है, 3.4, उसमें रियल एंड इन्फ्लेशन दोनों आ गया। मनी सप्लाई ग्रोथ रेट कितना, 6.7। अरे मतलब डिमांड साइड, डिमांड पुल इन्फ्लेशन आएगा ही ना, 3.4% ही है नॉमिनल ग्रोथ। मतलब ऐसे समझो, नॉमिनल ग्रोथ का मतलब क्या, सप्लाई कर सकते हैं सिर्फ 3.4% के हिसाब से ग्रोथ, बट पैसा कितना डिमांड कितना हो रहा है, 6.7। यानी कि ऐसे समझो कि 100 यूनिट्स थे एंड 100 रुपये थे पहले, अभी मेरे पास यूनिट मेरा सिर्फ हो रहा है 102 यूनिट्स, लेकिन पैसे आ गए 110, तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा डिमांड करेंगे ना, प्राइस मेरा बढ़ जाएगा। तो प्रॉब्लम किस साइड का है, डिमांड साइड में प्रॉब्लम है, समझ में आया। फिर लास्ट क्या है, इम्प्लाइड इन्फ्लेशन रेट फ्रॉम गवर्नमेंट इशूड इन्फ्लेशन लिंक्ड सिक्योरिटीज 2.2%, ये प्रॉब्लमैटिक नहीं है। तो किस साइड का प्रॉब्लम है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। समझा कैसे करना है। तो आंसर क्या आएगा, बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन इन द टेबल एंड एनालिस्ट विल कंक्लूड दैट करंट इन्फ्लेशन प्रेशर इन दिस इकोनॉमी इज मोस्ट लाइकली कॉस्ड बाय राइजिंग वेजेस, नहीं, राइजिंग इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस नहीं, कॉस्ट पुश है ही नहीं ना। थर्ड ही रहेगा, बॉटलनेक्स इन इंक्रीजिंग सप्लाई टू सैटिस्फाई डिमांड, बराबर है ना। बॉटलनेक्स इन इंक्रीज इन सप्लाई मतलब मेरा नॉमिनल जीडीपी 3.4% है, टू सैटिस्फाई डिमांड लेकिन 6.7% से बढ़ रहा है, तो डिमांड सेटिस्फाई कर नहीं पा रहा है, जिसके वजह से प्राइस इंक्रीज हो रहा है। तो आंसर आएगा मेरा सी। समझा कैसे करना है, एक बार सॉल्यूशन देख लेना पीछे रीड करके, बट ऐसे समझो आर्ली वेज एंड यूनिट लेबर मेरा कॉस्ट पुश रिलेटेड है, ये मेरा डिमांड पुल रिलेटेड है, समझा। थर्ड क्वेश्चन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन मोस्ट लाइकली अकर्स व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स आर लो, हाई और लो। लो रहेगा तो ही ना, उसके नीचे जाएगा तो ही वेजेस बढ़ेगा और इन्फ्लेशन होने का चांसेस है, अज्यूमिंग मेरा प्रोडक्टिविटी ग्रोथ नहीं है। इसके लिए तो फर्स्ट क्वेश्चन जब देखा था हम लोग ने क्या देखा था, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, नायरू एंड प्रोडक्टिविटी ग्रोथ, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट रेट नीचे जाने से, वेजेस ऊपर जाने से मेरा इन्फ्लेशन नहीं होगा, मेरे को मेरा प्रोडक्टिविटी ग्रोथ भी देखना पड़ेगा एंड दैट शुड बी लेस देन मेरा वेज का ग्रोथ, तो ही फिर इन्फ्लेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा, बराबर। समझ में आया। तो आंसर थर्ड का क्या आएगा, ए आएगा। फिर फोर्थ, यूनिट लेबर कॉस्ट measures a combination of what, a combination of hourly wages and output, ये तो सिंपल था, सब बताया हुआ डायरेक्ट वही है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज अ डिस्क्रेडिटेड कंसेप्ट, नहीं, डिपेंड्स ऑन मूवमेंट्स इन कमोडिटी प्राइसेस, नहीं, रिफ्लेक्ट्स द स्टेट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटिव टू पोटेंशियल, देखो एक्चुअल एंड पोटेंशियल जीडीपी। सिक्स, मॉनिटरिस्ट बिलीव इन्फ्लेशन, मॉनिटरिस्ट मतलब ही मनी सप्लाई, याद रखना, इसके पहले भी मैंने बताया था, वो जब हम लोग ने थियरीज देखे थे तभी भी हम लोग ने देखा था, मॉनिटरिस्ट मतलब मनी सप्लाई, तो रिफ्लेक्ट्स ग्रोथ इन लेवल ऑफ मनी, आंसर क्या आएगा, ए। सेवेंथ, द इन्फ्लेशनरी पोटेंशियल ऑफ अ पर्टिकुलर इन्फ्लेशन रेट डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमीज नायरू एंड नारू, इन विच इन टर्न डिपेंड्स इन पार्ट ऑन व्हाट, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ पास्ट सिक्लिकल स्विंग्स, नहीं, बार्गेनिंग पावर ऑफ ट्रेड यूनियंस, नहीं, स्किल सेट ऑफ द लेबर फोर्स रिलेटिव टू इकोनॉमिक्स इंडस्ट्रियल मिक्स, ये मैंने बोला था ना, उसी के ऊपर रिलेटेड है, वो एग्जाम्पल ही वो दिया था मैंने, ठीक है। एट्थ वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम विद नारू एंड नायरू,
दे वर्क ओनली इन मॉनिटरिस्ट मॉडल, इसके पहले भी देखा था ना कि वो प्रॉब्लम ही नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुझसे मॉनिटरिस्ट मॉडल पे चलता है, समझा? क्लियर है? तो ये लिखो, उसके बाद लास्ट वाला इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखेंगे हम लोग। अच्छा, अभी एग्जाम्पल 12 में एक डाउट है कि आर्ली वेज ग्रोथ रेट मेरा 3.4% है एंड यूनिट लेबर कॉस्ट ग्रोथ रेट तो -2.5% है, तो -2.5% है तो आउटपुट भी माइनस होना चाहिए, बराबर? अभी है ना, यहाँ पे देखो, यही एग्जाम्पल देखते हैं, ये मेरा यूनिट लेबर कॉस्ट है 1, ये मेरा यूनिट लेबर कॉस्ट क्या हो गया है, कम हुआ, मतलब नेगेटिव, यूनिट लेबर कॉस्ट नेगेटिव हुआ है 1 का 0.75, लेकिन उसके लिए मेरा आउटपुट 100% इंक्रीज है और वेजेस 50% इंक्रीज है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये नेगेटिव हुआ है मतलब इसमें से एक नेगेटिव रहेगा, ठीक है? क्लियर? डन।